यश बर्मन हैं। कहते हैं नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी घोषित हुई। उसमें 5वीं कक्षा तक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया गया। तो कई लोगों ने बड़ा विरोध किया है। कहा जा रहा है कि जब पूरा देश, सब छात्र और उनके अभिभावक भी अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल मांग रहे हैं, तो फिर मातृभाषा पर ज़ोर देने की ज़रूरत क्या है। तो नई शिक्षा नीति कहती है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को रखा जाए। इसको अनिवार्य नहीं किया गया है, चीज़ वैकल्पिक है। राज्यों के ऊपर है कि इस बात पर वो कितना महत्व देना चाहते हैं। शिक्षा वैसे भी पूरे तरीके से नियम बनाने के लिए, कानून के लिए केंद्र का विषय नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर विधि बना सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम अनिवार्य कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी विरोध बहुत हो रहा है। और जैसा यश ने कहा है कि कहा जा रहा है कि सब लोग तो अंग्रेज़ी मांग रहे हैं। छोटे छोटे गांवों और कस्बों में भी अंग्रेज़ी माध्यम के ही स्कूलों की मांग बढ़ रही है, वही खोल रहे हैं। तो फिर ये हिंदी पर ज़ोर देने से फ़ायदा क्या है। नहीं, यश ऐसा नहीं है कि सब लोग अंग्रेज़ी ही मांग रहे हैं या भारतीयों में अंग्रेज़ी के प्रति कोई ज़बरदस्त हार्दिक आकर्षण है। सब अभिभावक भागते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ओर, तो इसके पीछे एक कृत्रिम आर्टिफिशियल कारण है। वो कारण बनाया गया है, तैयार किया गया है। वो कारण बहुत सीधा है। भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और हिंदी, इनको रोज़गार से काट दिया गया है। अब भाषाई महत्व या गौरव अपनी जगह होता है, बड़ी बात होती है, लेकिन रोज़गार, पेट, रोटी, उससे थोड़ी बड़ी बात हो जाती हैं। मातृभाषा, चाहे वो हिंदी हो या कोई और क्षेत्रीय भाषा हो, में शिक्षा के बहुत फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे सबको पता हैं। आप जानते होंगे, मैं दोबारा गिनाए देता हूँ। मातृभाषा में अगर आपकी पढ़ाई हो रही है तो आप जल्दी सीखते हैं। मातृभाषा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पर बोझ, तनाव कम आता है। मातृभाषा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्कूल में भी जो पास परसेंटेज होता है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, वो बेहतर रहता है। मातृभाषा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो घर पर अभिभावक आपकी बेहतर सहायता कर सकते हैं बच्चे की। और मातृभाषा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो ड्रॉप आउट रेट होता है, माने स्कूल को, शिक्षा को छोड़ देने वाले छात्रों का अनुपात, वो कम हो जाता है। भारत में समस्या यही नहीं रही है कि जो एनरोलमेंट रेट, दाखिला लेने वाले छात्रों का अनुपात है, वो कम रहा है। भारत में एक बड़ी समस्या ये भी रही है कि बच्चे दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके स्कूल छोड़ने लग जाते हैं, ड्रॉप आउट करने लग जाते हैं। तो जब मातृभाषा में शिक्षा होती है तो उससे ड्रॉप आउट रेट को भी कम करने में मदद मिलती है और बेहतर समझ पाते हैं विषयों को बच्चे। ये
तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, साधारण सी बात है। मातृभाषा में शिक्षा लेकर के जो देश आज भौतिक उन्नति के चरम पर हैं, उनकी सूची बहुत लंबी है। उससे भी आप परिचित ही हैं। जापान का नाम लें, जर्मनी का नाम लें, फ्रांस का नाम लें, स्पेन का नाम लें, और अब तो चीन का नाम भी लिया जा सकता है। तो ये जानी मानी और सिद्ध बात है कि मातृभाषा में शिक्षा के हर तरीके के फ़ायदे हैं। यहाँ तक कि देश की उन्नति, प्रगति, मटेरियल प्रोग्रेस में भी जो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा होती है, एजुकेशन इन द मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज, उसके फ़ायदे सर्वविदित हैं। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारतीयों में अंग्रेज़ी के प्रति ऐसा क्या मोह जागा हुआ है कि यहाँ हर आदमी लगा हुआ है कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही दाखिला दिलाना है। और जैसा कहा होगा यश ने कि अब तो छोटे छोटे कस्बों और गाँव में भी स्कूल खुलते जा रहे हैं अंग्रेज़ी माध्यम के। तो शुरू में ही मैंने कहा था, उसका कारण कृत्रिम है। वो कारण पूरे देश पर थोपा गया है, और वो कारण है पेट और रोजी रोटी। रोजगार के सारे मौकों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी के साथ बांध दिया गया। जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ भी परीक्षाएं अंग्रेज़ी में लिए जा रही हैं, साक्षात्कार अंग्रेज़ी में हो रहे हैं। अभी कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2014 या 15 में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था, और वो पूरा इसी बात पर था कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, उसकी पूरी प्रक्रिया हिंदी माध्यम के छात्रों के खिलाफ खड़ी हुई है। बड़ा मुश्किल हो गया है हिंदी भाषियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक बराबर का खेल खेलना, सही तरीके से प्रतिस्पर्धा कर पाना। तो यही हो रहा है। आप देखिए ना कि कितना गहरा ताल्लुक जोड़ दिया गया अंग्रेज़ी का और रोटी का, कि कोई साधारण सी नौकरी होगी, उसके लिए जो परीक्षा ली जा रही है वो किस माध्यम में ली जा रही है? अंग्रेज़ी में ली जा रही है। अंग्रेज़ी में नहीं भी ली जा रही है तो अंग्रेज़ी उसमें एक अनिवार्य हिस्सा ज़रूर है कि ठीक है, आप बाकी सारे अपने उत्तर, आप जिस भी विषय को चुन रहे हैं, गणित हो, इतिहास हो, कुछ भी हो, वो आप अपनी मातृभाषा में लिख दीजिए। मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी। लेकिन साथ ही साथ अंग्रेज़ी क्या है? एक अनिवार्य वैकल्पिक विषय कि अंग्रेज़ी नहीं आएगी तब तो साहब आपको ये नौकरी मिल ही नहीं सकती। मैं पूछ रहा हूँ कि जो साधारण नौकरियाँ होती हैं देश में, उनको करने के लिए मुझे समझाइए कि अंग्रेज़ी की ज़रूरत क्या है। बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो अंग्रेज़ी जाने बिना नहीं किया जा सकता? आप भारतीय विदेश सेवा में हों, आईएफएस में हों तो अलग बात है। आप किसी ऐसे व्यवसाय में हों जिसका ताल्लुक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हो, आप फॉरेन ट्रेड में डील करते हैं, तो भी बिल्कुल अलग बात है। पर 99.9 लोगों को अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपने काम धंधे में अंग्रेज़ी की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा तैयार कर दिया सरकारी नीतियों ने कि शायद आपको चौकीदार भी बनना है तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। खिलौना बनाने वाली, चादरें बनाने वाली, जूता बनाने वाली कोई छोटी सी फैक्ट्री होगी जो अपना कच्चा माल, रॉ मटेरियल भी हिंदुस्तान से ही लेती है और
उसका जो बाज़ार है, जो मार्केट जहाँ वो अपना माल बेचती है, वो भी हिंदुस्तान के ही अंदर है। लेकिन उसके भीतर भी जो बातचीत हो रही होगी, इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, वो अंग्रेज़ी में हो रहा होगा। सब ईमेल अंग्रेज़ी में लिखी जा रही हैं। क्यों भाई? और अगर गौर से देखा जाए तो ये करने की वजह से उस फैक्ट्री के, उस कंपनी के कॉम्पिटिटिव होने पर भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जो बात आसानी से समझ में आ जाती आपके लोगों को, कर्मचारियों को, वो बात अब मुश्किल समझ में आ रही है। इसके अलावा आप कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। शॉप फ्लोर पर आपने जो निर्देश हैं वो चिपका रखे अंग्रेजी में, वो आपके कर्मचारियों को और मजदूरों को, श्रमिकों को समझ में ही नहीं आ रहे। उन्होंने कुछ का कुछ समझ लिया। अब मुझे बताइए कि इससे आपका माल और सस्ता तैयार होगा और बेहतर गुणवत्ता का तैयार होगा, या इससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मकता और गिर जाएगी? गिर ही जाएगी ना। चीन दुनिया भर को माल निर्यात करता है, जापान भी करता है। दक्षिण पूर्व एशिया के न जाने कितने देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही निर्यात केंद्रित है। मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, कोरिया, कुछ हद तक इंडोनेशिया भी, कंबोडिया भी। क्या इन देशों में जो अंदरूनी कामकाज है वो अंग्रेज़ी में चलता है? बिल्कुल नहीं। जबकि ये तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ हैं। लेकिन ये फिर भी अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में काम चला लेते हैं। भारत में न जाने वही गुलामी की मानसिकता थी, या नए नवेले भारतीय शासकों का अंग्रेज़ी प्रेम था, कि अंग्रेज़ी को ज़बरदस्त तरीके से अनिवार्य करके रखा गया। नौबत ये आ गई है कि हमारे दिमाग में रिश्ता जुड़ गया है रोटी का और अंग्रेज़ी का। हमारे दिमाग में बात बैठ गई है कि अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आती तो हम अपने काम के क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे, हमारी आर्थिक उन्नति नहीं होगी, हम कैरियर में तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये बात एकदम गहरे घुस गई है हमारे दिमाग में। तुम देखते नहीं हो, हिंदी फिल्म का कोई कलाकार होता है, वो तो अपनी रोजी रोटी भी हिंदी से ही कमा रहा है, लेकिन उसका कोई साक्षात्कार देखना, वो इंटरव्यू में सारी बात अंग्रेज़ी में कर रहा होगा। उसको ये जताना ज़रूरी है कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। और ये वो आदमी है जो कि अपनी रोटी के लिए अंग्रेज़ी पर आश्रित भी नहीं है। अंग्रेज़ी देखने वालों से इससे दो कौड़ी का कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसका सारा कामकाज अंग्रेज़ी में चल रहा होगा। मजाल है कि तुम किसी अदाकारा को सार्वजनिक रूप से हिंदी बोलते देख लो। हिंदी लिखना तो बहुत दूर की बात हो गई, उसकी तो आप पूछिए भी मत। हिंदी बोलते नहीं देख सकते। हिंदी फिल्म की अदाकारा होगी और उसका आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो अंग्रेज़ी बोल रही होगी, वो भी न्यूट्रल या भारतीय एक्सेंट में नहीं, उसको एक्सेंट भी आयरलैंड का चाहिए। तभी तो ये पता लगेगा कि हमारी भी कोई हैसियत है, औकात है। नहीं तो हिंदी तो भिखारियों की भाषा है, और हिंदी को भिखारियों से जोड़ा गया नीतियों के द्वारा। हिंदी में या किसी अन्य
भारतीय भाषा में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। मुझे ये बताइए, ये जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसकी अपनी कोई भाषा होती है क्या? अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच, कुछ भी? विज्ञान और टेक्नोलॉजी भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं पढ़ाए जा सकते थे? क्या किताबें नहीं उपलब्ध हैं? कौन सी ऐसी ज्ञान की किताब है जो दुनिया की दूसरी भाषाओं में उपलब्ध है और भारतीय भाषाओं में नहीं उपलब्ध है? और अगर नहीं उपलब्ध है तो अनुवाद किया जा सकता है। कुछ महीनों के अंदर बताइए कौन सी किताबें हैं जो नहीं मिल रही हैं, वो अनुवादित हो जाएंगी। बोलिए, गेंद और बल्ले की क्या भाषा होती है? क्रिकेट खेलते हैं आप, उसमें गेंद अंग्रेजी बोलती है क्या? बल्ला जर्मन बोलता है क्या? लेकिन मैच हो और मैच के बाद जो पुरस्कार वितरण, जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें वो बेचारा नया नया लड़का आया है, वो उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे से राष्ट्रीय टीम में नया नया चयनित हुआ था, उसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, उसको मिल गया मैन ऑफ द मैच, और रवि शास्त्री उससे धाकड़ फर्राटेदार अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हैं, जानते हुए भी कि उसको बेचारे को आएगी नहीं। वो कुछ बोल नहीं पाया, अब वो पूरे देश के लिए उपहास का विषय बन जाएगा। मीम की सामग्री मिल गई है, तैयार हो जाओ। वो बॉलर है भाई, वो 20 साल का नया नया लड़का बॉलर आया है, लेकिन यहाँ भी तुमने उसकी हैसियत को, उसके प्रदर्शन को अंग्रेजी से जोड़कर देख लिया। आपको सिर्फ बॉलिंग नहीं आनी चाहिए, आपको बॉलिंग के साथ साथ अंग्रेजी भी आनी चाहिए। ये क्या बेवकूफ़ी है? चिकित्सा विज्ञान की भाषा अंग्रेजी क्यों हो, मुझे बताओ। सब डॉक्टर अपनी मेडिसिन की किताबें क्यों अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं? क्या वो हिंदी में उपलब्ध नहीं किताबें? और नहीं उपलब्ध तो मैं पूछ रहा हूँ, लिखी नहीं जा सकती, अनुवादित नहीं हो सकती? तो अगर सब अभिभावक भागते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ओर, तो कारण साफ है। वो देखते हैं कि रोजगार के, व्यवसाय के सारे रास्ते खुले ही सिर्फ एक भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी में। तो सब भाग रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। किसी को, मैं दोहरा के बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में वरना किसी को अंग्रेजी से कोई प्यार नहीं है। प्यार तो सबको देसी भाषाओं से ही है। आप में से कितने लोग जब प्यार में होते हैं तो अंग्रेजी गाने गाते हैं, बताइएगा। आप होंगे बड़े अंग्रेजी परस्त, दिन भर आप हो सकता है इधर उधर अंग्रेजी में गिटपिट करते रहते हो, लेकिन आशिकी तो आप भी ज़मीन की भाषा में ही करते हैं कि नहीं करते हैं? अंग्रेजी की गज़ल सुनेंगे तो कैसा लगेगा, कहिए? और जब आपका प्रेम प्रसंग छिड़ता है तो शुरुआत में आप भले अंग्रेजी बोलते हो, पर जैसे ही थोड़ी निकटता बढ़ती है, बात शुद्ध देसी में होने लग जाती है। कहिए हाँ या ना? तो दिल में तो हमारी ज़मीन की भाषा ही बैठी हुई है, लेकिन हम करें तो करें क्या? हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई है, हमें मजबूर किया गया है, अंग्रेजी की ओर हमें ढकेला गया है और कहा गया अंग्रेजी की ओर नहीं जाओगे तो रोटी नहीं देंगे तुमको। और ये बहुत ज़बरदस्त गुलामी है, किसी को बेबस कर देना, अपनी ही मिट्टी से, अपनी ही जुबान से दूर हो जाने को। एक बार जरा खुले दिमाग से सोचिए, आप जो भी काम करते हैं, मुझे बताइए वो आपकी क्षेत्रीय भाषा में क्यों नहीं हो सकता? बताइए ना मुझे। एक डॉक्टर है जो सिर्फ पंजाबी जानता है, क्या इसके कारण वो बुरा डॉक्टर हो गया? कहिए, क्या कोई बहुत ऊंचे दर्जे का डॉक्टर नहीं हो सकता जो सिर्फ पंजाबी जानता हो? बोलिए। लेकिन नहीं, आपको डॉक्टर बनना है तो अंग्रेजी पढ़ के ही डॉक्टर बनोगे साहब। ये बात क्या है?
कानून की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में ही हो सकती है? आप जानते हैं बहुत लंबे समय तक न्यायालयों में भाषा सिर्फ और सिर्फ क्या चल सकती थी? अंग्रेजी। इस पर भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जा करके थोड़ा बदलाव आया। ज्यादा बदलाव अभी भी नहीं आया है। आपको न्याय सिर्फ अंग्रेजी में ही मिल सकता है। हिंदी हो, मलयालम हो, गुजराती हो, ये अन्याय की भाषाएं क्या कि इनमें आपको इंसाफ नहीं मिल पाएगा? बोलिए। और बड़ी भद्दी स्थिति पैदा हो जाती है। दो ऐसे लोग हैं आमने सामने जो दोनों ही अंग्रेजी में पारंगत नहीं है। आपको मालूम है जितने भी शिक्षा बोर्ड हैं उनमें फेल होने वालों में अक्सर सबसे ज्यादा अनुपात किस विषय का रहता है? उदाहरण के लिए यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित होंगे 10वीं कक्षा के, उसमें देखा जाएगा कि ये जो सब फेल हुए हैं ये अधिकांशतः किस विषय में अटक गए? तो जानते हैं नंबर 1 या नंबर 2 पर कौन सा विषय रहता है? अंग्रेजी। अभी अजीब बात, नहीं आती भाई, वो हमारी जमीन की भाषा नहीं है, लोग उसमें सिद्धस्त नहीं हो पाते, वो हमारी जबान पे चढ़ती ही नहीं है, वो बाहरी चीज़ है, बाहरी ही चीज़ है। हालांकि अब कोशिश बहुत की जा रही है ये कहने की कि साहब वो किंग्स इंग्लिश नहीं रही है, वो सिंग्स इंग्लिश हो गई है, इट्स एन इंडियन लैंग्वेज नाउ। नहीं है, नहीं है भाई, वो 0.01% इलीट के लिए होगी भारतीय भाषा, भारत के लिए अभी वो भारतीय भाषा नहीं है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब आप खड़े हुए हैं वहां पे, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं सब अंग्रेजी में, जिसमें से आधा तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि लिखा क्या हुआ है। इसमें आपका भी नुकसान है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, और जिसने वो बैनर पोस्टर लगाया है उसका भी नुकसान है। मान लीजिए किसी दुकान ने अपना विज्ञापन लगा रखा है या होर्डिंग लगा रखा है, बैनर कुछ लगा रखा है, कुछ भी, जो दुकान इतनी मूर्ख हो कि अंग्रेजी में लगाए और उसे पता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें आधी बात तो समझ में ही नहीं आएगी, उसकी बिक्री बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन दुकानदार भी तुला हुआ है कि अंग्रेजी में ही लगाना है साहब, दुकानदार भी तुला हुआ है, ग्राहक भी तुला हुआ है, दोनों मिलकर के एक दूसरे के सामने ढोंग कर रहे हैं, न जाने कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। फायदा क्या है ये करने का? एक से एक बड़े स्तंभकार हैं, कॉलमिस्ट, ठीक है, नाम होगा किसी का गुप्ता, कोई मिश्रा, कोई झा, कोई कुमार, लिख किस भाषा में रहे हैं? अंग्रेजी में। और हिंदुस्तान में ये भी बड़ी बात है, देखो हिंदी में अगर तुम किसी थोड़े दुर्बोध शब्द का प्रयोग कर दो, दुर्बोध माने आसानी से ना समझ में आने वाला, तो तुरंत तुम्हारी खिल्ली उड़ा दी जाती है कि अरे साहब हिंदी में बात करिए, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं आप? अब मैंने दुर्बोध ही बोल दिया, बहुतों के लिए यही बहुत मुश्किल बात होगी, दुर्बोध, दुर्बोध बोल दिया। लेकिन अंग्रेजी में जब आप ऑब्सक्योर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है। ये अजीब बात, ऑब्सक्योर माने दुर्बोध। आप अंग्रेजी में कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जो किसी को समझ में ना आए, मान लीजिए आप 10 लोगों की महफिल में हैं और आपने 5 ऐसे शब्द फायर कर दिए जो किसी की समझ में नहीं आए, तो अचानक आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, कोई आपसे बहस नहीं करेगा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत लोगों ने तो अपने कैरियर बनाए इस बात पे रखे हैं कि वो अंग्रेजी फायर किया करते हैं, उनके पास और ज्यादा कुछ नहीं है, यही है।
उन्होंने कोई और पढ़ाई की हो ना की हो, यूनिवर्सिटी ऑफ थिसॉरस से उनके पास डिग्री है। थिसॉरस स्पेन में एक जगह है जहाँ एक बहुत विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है। ये बात भी मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा तो मान लोगे। थिसॉरस। समझ में आ रही बात? और शुद्ध हिंदी बोल दो तुम तो तुमसे कहेंगे क्या भैया, क्या, कहाँ से हो? बनारस से, गोरखपुर से, बलिया से, कहाँ से हो? और ये बात जैसे उपहास की बन गई है। तुम्हें तुम्हारी ही नजर में गिरा दिया गया है। मैं तुमसे जो बातचीत कर रहा हूं तुम्हें बेहतर कब समझ में आएगी? जैसे अभी बोल रहा हूं ऐसे बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? कहो, बोलो। हम ये सारी बातचीत कर सकते हैं अंग्रेजी में भी। भाषा का काम क्या है? विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण, संवाद, कम्युनिकेशन, है ना? या भाषा का काम है दूसरे को दबाना? भाषा का काम है दूसरे में हीनता स्थापित करना? बोलो। तो अगर भाषा का काम बस यही है कि तुम जो कहना चाहते हो दूसरा समझे, दूसरा जो कहना चाहते हो तुम जानो, तो अंग्रेजी मुझे बताओ किस तरीके से अनुकूल भाषा है भारत के लिए? आज भी 20 में से 19 हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी या तो बिल्कुल समझ में नहीं आती या आधी अधूरी समझ में आती है। किस तरीके से अनुकूल भाषा है बोलो तो। बार बार जबरदस्ती नारा लगाओगे इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हिंदुस्तान में कितने लोगों को किसी इंटरनेशनल चीज से ताल्लुक है मुझे जरा बताना। बोलो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे यहां हर बंदा इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने जा रहा हो, इंटरनेशनल व्यवसायी बनने जा रहा हो, इंटरनेशनल फ्लाइट पर ही बस बैठने जा रहा है। और दूसरी बात, जब जरूरत पड़ती है ना विदेशी संपर्क की, विदेशों से व्यवहार की, तो अगर तुमने अपने काम में निपुणता और ताकत हासिल कर रखी है तो जिनसे तुम बात करने जा रहे हो ना विदेशों में, वो तुम्हारी भाषा सीखते हैं, तुम्हें उनकी भाषा नहीं सीखनी पड़ती। बात पारस्परिक ताकत की है, म्यूचुअल पावर इक्वेशन की है। तुम वो ताकत अर्जित करो, ताकत अर्जित करने की जगह तुम भाषा अर्जित करने में लगे हुए हो। जापानियों को जब भारत में व्यापार करना होता और वो भारत आते हैं और भारत में उन्होंने निवेश कर रखा है, फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, तो वो लोग क्या भारत आए हैं इसीलिए हिंदी गुजराती सीखते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते। भारतीय उनके सामने अनुवादक, ट्रांसलेटर बन के खड़े हो जाते हैं। भारतीय उनसे थोड़ी कहते हैं कि आप भारत आए हो ना, आप अपना देश छोड़ के यहाँ आए हो। भारत उनके लिए क्या हुआ? भारत तो उनके लिए एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हुआ ना। जापान के लिए भारत क्या है? एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। तो ये थोड़ी है कि जापानियों को अगर भारत में व्यापार करना है तो उन्हें पहले हिंदी सीखनी पड़ेगी। वो तो जापानी लेके आ जाते हैं, और चूंकि उनके पास ताकत है, पैसा है, वो निवेश कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर हैं, तो फिर भारतीय खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ आइए आप जापानी ही बोलिए, हम जापानी सीखेंगे। आप जापानी बोलिए, हम जापानी सीखेंगे, और हम आपकी कही बात का अनुवाद करके उनको बता देंगे जिन्हें जापानी नहीं आती। ये होती है सामर्थ्य। ताकत पैदा करो ना। तो पहली बात तो 99% हिंदुस्तानियों को कोई अंतर्राष्ट्रीय काम करना ही नहीं है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज का गाना क्या गा रहे हो कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो इंटरनेशनल लैंग्वेज। तुम कितनी बार साल में इंटरनेशनल वेकेशन लेने जाते हो हिंदुस्तानियों कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हमें नहीं आएगी? जाना तुमको चौबेपुर से मिर्जापुर है और सीख रहे हो इंटरनेशनल लैंग्वेज। गजब। घुग्गू लाल, बद्दू लाल क्या रिश्ता लेकर के गए हैं और पूछ रहे हैं कि आपकी बिटिया को इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है?
करोगे क्या उस इंटरनेशनल लैंग्वेज का? मूर्ख। कुछ समझ में आ रही है बात? अंग्रेजी के नाम पर हमने अपनी ही भद्द पीठ रखी है। दुनिया का मजाक बन गया है हिंदुस्तान ही अंग्रेजी के नाम पे। तो मैं स्तंभकारों की बात कर रहा था। तो साहब लिखेंगे अंग्रेजी में जबरदस्त, और तुम द गार्जियन उठा करके पढ़ लो या न्यूयॉर्क टाइम्स उठा करके पढ़ लो, उसको कई बार पढ़ना तुम्हें ज्यादा सुगम लगेगा, आसान। और हिंदुस्तानियों के तुम कॉलम उठा के पढ़ो, ऐसी हीन भावना बैठी हुई है कि जब तक वो उसमें अपनी थिसॉरस यूनिवर्सिटी का ज्ञान न डाल दें तब तक उनको लगता ही नहीं कि कोई हमें इज्जत देगा। इज्जत तो हमें मिली तब जब हमारे 1/3 वाक्य बिल्कुल दुर्बोध हो जाएं, किसी को समझ में ना आए, तब लोग कहेंगे आहा हा क्या बात बोली है। चूंकि तुम्हारे बात में कोई बात नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें इस तरह की भाषा लिखनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? कुछ हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे बताओ क्या ऐसा नहीं है इसमें जो किसी भारतीय भाषा में नहीं हो सकता? ये कुर्ता बिना अंग्रेजी के नहीं बनेगा, ये माइक नहीं बनेगा, ये कैमरा नहीं बनेगा, ये छत नहीं बनेगी, ये पंखा नहीं बनेगा। बोलो क्या नहीं बनेगा? कागज नहीं बनेगा, कलम नहीं बनेगी, कंप्यूटर नहीं बनेगा। कंप्यूटर बोलता है कि बिना अंग्रेजी के मैं नहीं बनूंगा। कौन सा लैपटॉप है वो? हो सकता है सोनी का हो। जिन्होंने बनाया है उन्हें तो अंग्रेजी आती भी नहीं। लेकिन बिल्कुल हमारे भीतर ये बात गहराई से बैठा दी गई है। क्या? कि अंग्रेजी नहीं तो भूखे मरोगे, नंगे मरोगे। नीतिगत तौर पर हमारा दमन किया गया है, पॉलिसी बना बना के हमें मारा गया है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? आजादी के बाद की सरकारें, जिनके भीतर खुद भारत के प्रति इतना अनादर था, इतना अपमान भाव था, और अंग्रेजी के प्रति उनमें ऐसी दास्ता थी, ऐसी अंधभक्ति थी कि उन्होंने भारतीय भाषाओं को तो बिल्कुल कचरे की तरह किनारे डाल दिया और काम धंधे पैसे का सारा ताल्लुक अंग्रेजी से ही जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? यही वजह है कि अब भी जब शिक्षा नीति आई है यश, और उसमें कहा गया है कि भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम 5वीं कक्षा तक अपनी भाषा में पढ़ाई कर लो, और उस बात को भी अनिवार्य नहीं किया गया है, वैकल्पिक छोड़ दिया गया है, तो भी अंग्रेजी दान लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, तुम नाम ही मत लो, हिंदी का, तमिल का, बंगाली का नाम ही मत लो, गुनाह हो जाएगा अगर बच्चे ने अ सीख लिया। ना ना ना, इंग्लिश मीडियम। आ रही बात समझ में? कुछ देखो, दुनिया का कोई देश, कोई कौम, कोई राष्ट्रीयता नहीं आगे बढ़ सकती अपनी भाषा, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से कट करके। नहीं संभव है। इन बातों को पिछड़ेपन की निशानी मत मान लो। जिसके पास
भाषा नहीं, संस्कृति नहीं और अध्यात्म नहीं, ऐसा समाज, ऐसे समुदाय कहीं के नहीं रहेंगे। ये मानसिक रोग के शिकार होंगे बस। ये विक्षिप्त होकर घूमेंगे। कितनी ही बार मैंने समझाया है कि संस्कृति के स्तंभों में से एक होती है भाषा, और अध्यात्म अचानक आसमान से नहीं टपक पड़ता। अध्यात्म किसी समाज में फले फूले, इसके लिए उस समाज में संस्कृति का होना जरूरी है। तो अध्यात्म मांगता है संस्कृति, अनुकूल संस्कृति, और संस्कृति का संबंध है भाषा से। तुम भाषा बदल दो, संस्कृति बदल जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर तुम भाषा बदल दोगे तो भी तुम वही इंसान रह जाओगे जो तुम भाषा बदलने से पूर्व थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम भाषा बदल दो, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। तुम भाषा बदल दो, तुम्हारी भावनाएं बदल जाएंगी। मैं तो एक दो दफ़े पहले ही बता चुका हूँ, जब आईआईटी में था तो एम्स का एनुअल फेस्ट हुआ करता था पल्स के नाम से। तो मैं उसमें बोलने के लिए गया। एक ही दिन में हिंदी आशुभाषण भी था और इंग्लिश एक्सटेम्परी भी। आशुभाषण समझते हो? उसी समय पर तुमको विषय दे दिया जाएगा और 2-3 मिनट के अंदर तुमको उस पर जाकर के बोल देना है, तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं पहले तो गया तो मैंने हिंदी में बोला। तो हिंदी में मुझे जो विषय दिए गए वो ऐसे थे कि भारत के किसानों की दुर्दशा के कारण, ठीक है, और फिल्मी गीतों का गिरता स्तर, इस तरह के कारण थे। या और ये था त्योहारों पर बढ़ती अराजकता और हुड़दंग। अब ये विषय दिए गए हैं हिंदी की प्रतियोगिता में, तो हम बोला है उसमें। उसके बमुश्किल आधे घंटे बाद बिल्कुल इसी के समकक्ष अंग्रेजी प्रतियोगिता में जा रहा हूं। अब वहां पे मुझे क्या विषय दिए गए हैं? वर आई ए लेस्बियन? What would you prefer, rock or jazz, and why? मुझे समझ में नहीं आया और मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। मैंने कहा ये भाषा नहीं बदली, ये संस्कृति ही बदल गई। अंग्रेजी में जो विषय दिए गए थे वो हिंदी में नहीं दिए जा सकते थे, हिंदी में जो दिए गए वो अंग्रेजी में नहीं दिए जा सकते थे। मैं लौट करके आया तो मैंने आईआईटी की मैगजीन में इस पर एक लेख लिखा, वो अंग्रेजी में ही लिखा। उसके अंत में मैंने लिखा, आई वॉन्ट टू रीच द वंस मोस्ट ग्रेवली अफेक्टेड बाय दिस सिंड्रोम। इसलिए अंग्रेजी में लिख रहा हूं, तुम तक मेरी बात पहुंचे। तुम भाषा नहीं बदलते हो, तुम विचार ही बदल देते हो, तुम बंदा बदल देते हो, इंसान ही दूसरा हो जाता है। जनार्दन जॉनसन हो जाता है। जो हिंदी कल तक बोलता था वो अंग्रेजी का हो गया, तो उसका सब बदल गया। उसकी भावनाएं बदल गई, विचार बदल गए, उसका प्यार बदल गया, उसकी निष्ठा बदल गई, वो इंसान दूसरा हो गया। ये बात हमें समझ में ही नहीं आ रही है। हमको लगता है कि पहले हम हिंदी में बोलते थे तुमसे प्यार करता हूं, भाषा ही तो बदली है, फिर अंग्रेजी में बोलने लगेंगे आई लव यू। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी में बोलता था तुमसे प्यार करता हूं राधा, अंग्रेजी में बोलेगा
आई लव यू डॉली, राधा डॉली हो जाएगी। राधा खबरदार हो जाओ। भाषा ही नहीं बदलेगी, उसका प्रेम बदल गया। किसी से प्यार था पहले, अब किसी और से हो जाएगा। साधारण इसका समाधान है, नीति पॉलिसी सही बना दी जाए। आप ऐसा माहौल तैयार कर दीजिए कि भारतीय भाषाओं में भी जो लोग पढ़ाई करके निकल रहे हैं उनको लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल जाए, रोजगार के समान अवसर, प्रतिस्पर्धा करने के बराबरी के मौके। फिर देखिए कि क्या हिंदुस्तानी माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेजने के लिए आतुर रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अरे उनके लिए भी एक सरदर्द होता है। वो आके खड़ा हो गया अपनी अंग्रेजी किताब लेके, ना माँ को समझ में आ रहा ना बाप को समझ में आ रहा है, और फेल और हो रहा है। वो स्कूल के लिए भी सरदर्द है। तो कोई माँ बाप फिर आतुर नहीं रहेगा अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए। आप बस हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में रोजगार के खिलाफ पूर्वाग्रह बंद कर दो। अभी तो हमने बड़ा अन्याय कर रखा है। जिन चीज़ों में, जैसा मैंने कहा, आसानी से देशी भाषा में भी काम चल जाएगा, हमने उन चीज़ों के लिए भी अंग्रेजी को कृत्रिम रूप से अनिवार्य बना दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बंद करो, फिर देखो कि कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल बचेंगे। सब रातों रात बंद होंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज वगैरह, ये सब जुमले साफ। एक छोटी सी बात इसमें आती है आचार्य जी, अंग्रेज़ी को कई बार ये एक लिंक लैंग्वेज की तरह भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि कई, अगर ये अंग्रेज़ी हट गई तो फिर वो दूसरे तरह का पावर प्ले स्टार्ट हो सकता है जिसमें हिंदी चढ़ जाएगी, डरते हैं लोग। हाँ हाँ, उसके लिए क्या? बड़े वो देखिए, दुर्भाग्य की बात है। हिंदी का जहाँ से सबसे पुरजोर विरोध आता है, मैं सीधे वहीं की बात कर लेता हूँ, तमिलनाडु की। अगर आप किसी तमिल बुद्धिजीवी से बात करेंगे तो वो आपको हंसकर बताएंगे कि तमिल की जो वास्तविक दुश्मन है वो हिंदी नहीं है, वो अंग्रेज़ी है। हिंदी को चलिए तमिलनाडु से दूर रखा गया, तो क्या तमिल फल फूल रही है? कहिए, तमिलनाडु में भी क्या हो रहा है? अंग्रेजी छाई हुई है। तो ये तो वही हो रहा है कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मौज मार रहा है। तमिलनाडु में हिंदी का इतना विरोध हो रहा है, और सफल विरोध हो रहा है। 60 के दशक में ज़बरदस्त विरोध हुआ था, उसके बाद से ये तय बात है कि तमिलनाडु में हिंदी नहीं चलेगी, और नहीं चल रही। भाई, तमिल लोगों की स्वेच्छा की बात है, नहीं चल रही तो नहीं चल रही। लेकिन उससे क्या तमिल भाषा को लाभ हुआ? नहीं, न तमिल को लाभ हुआ, न हिंदी को लाभ हुआ। लाभ हुआ मात्र अंग्रेजी को। अब ये जो मुद्दा है लिंक लैंग्वेज का, संपर्क भाषा का, कि अगर किसी हिंदी भाषी को किसी तेलुगु भाषी से बात करनी है तो कैसे करेगा? देखिए साहब, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदी वाले को तेलुगु वाले की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो क्या करेगा? तेलुगु सीखेगा। तेलुगु वाले को हिंदी वाले की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो क्या करेगा? हिंदी सीखेगा। और वो ज़्यादा आसान है। देखिए, उत्तर भारत की और जो पश्चिम की भाषाएं हैं, यहाँ तक कि लिपियाँ भी हैं, वो आपस में बहुत मिली जुली हैं, उन्हें सीखना भी बहुत आसान है। अनमोल के साथ बैठा था, 3-4 रातों में पंजाबी गुरुमुखी दोनों मैंने काम चलाऊ तौर पे ग्रहण कर ली थी। मुश्किल लगी ही नहीं, क्योंकि हिंदी से और देवनागरी से उनकी बड़ी निकटता है, आप जल्दी सीख लेते हो।
इसी तरीके से जितनी भी द्रविड़ भाषाएं हैं वो भी एक दूसरे से बड़ी निकटता रखती हैं, सीखना आसान हो जाता है। तमिल, मलयालम, तेलुगु आप सीख लोगे, उतना समय नहीं लगेगा जितना कि आपको मैंडरिन सीखने में लगेगा या रशियन सीखने में लगेगा। समझ में आ रही बात? तो हमारे लिए ज़्यादा आसान तो ये है ना कि अगर हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी ही है तो हम कोई भारतीय भाषा ही सीखें, और वो सीखनी पड़ेगी, वो अनिवार्य हो ही जाएगी। भाई जैसे अभी बात कर रहा था मैं कि जब व्यापार होता है तो उसमें भाषाओं का भी आदान प्रदान हो ही जाता है, अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई ऊपर नहीं चढ़ जाए, कोई नीचे नहीं चढ़ जाएगा। हाँ, इस बात में ईमानदारी और सतर्कता रखी जानी चाहिए कि नीतिगत तौर पे कोई भाषा किसी दूसरे के ऊपर थोपी ना जाए, ये बिल्कुल सावधानी रखी जानी चाहिए। अब उसमें भी किया क्या गया, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इससे परिचित होंगे आप। अब उसमें क्या कर दिया गया है कि जैसे उत्तर भारत में जब लगता है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो वो जो 3 है उसमें से एक जगह, एक स्लॉट अनिवार्य रूप से कौन ले जाता है? अंग्रेजी। एक स्लॉट कौन ले जाता है? संस्कृत, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, संस्कृत पर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। जो एक बचता है स्थान, वो जो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा उसके लिए हो जाती है। तो उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उसमें जो ये त्रिभाषाई सूत्र लगता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसमें दक्षिण किसी भाषा के लिए जगह नहीं बचती। जगह क्यों नहीं बचती? क्योंकि एक जगह घेर करके कौन सी भाषा बैठी हुई है? अंग्रेजी। अब इसी बात पर जो अपने तमिल बिरादर हैं वो आपत्ति करते हैं, और मैं उनकी आपत्ति को बिल्कुल जायज मानता हूं। वो कह रहे हैं एक बात बताओ, तुम उत्तर प्रदेश में बैठे हो, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसमें तमिल के लिए तो कोई जगह बची नहीं। उत्तर प्रदेश में तुम बैठे हो तो तुम क्या पढ़ रहे हो? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तमिल के लिए तुमने कोई जगह छोड़ी नहीं। वही तुम लगा रहे हो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जब तमिलनाडु पर, तो उसमें तुम एक जगह किसको दे देना चाहते हो? हिंदी को। वो कह रहे हम भी क्यों दें हिंदी को जगह, तुम जब तमिल को जगह नहीं देते तो हम हिंदी को जगह क्यों देंगे? और न तमिल के लिए जगह बच रही है न हिंदी के लिए जगह बच रही है, क्योंकि एक जगह घेर करके बैठी हुई है अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी को कर दो ना पूरी तरह से वैकल्पिक, जिनको सीखनी होगी वो शिक्षा की मुख्य धारा के बाहर भी सीख लेंगे, या कि 8वीं कक्षा के बाद उसको एक ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में उतार दो। क्यों नहीं हम ये कर सकते कि उत्तर भारत के राज्यों में भी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखना अनिवार्य कर दिया जाए, कम से कम 4 सालों के लिए। भाई 4 साल में आपको इतना ज्ञान तो आ जाएगा ना कि आप थोड़ा कोई तमिल तेलुगु की किताब पढ़ने लग जाएंगे, इतना तो हो जाएगा ना कि आप तमिल गाने सुन के समझ पाएंगे, उनका भी रस ले पाएंगे, नाच पाएंगे, इतना तो हो पाएगा कम से कम। फिल्में देख पाएंगे, और फिल्म देखना आपने एक बार शुरू कर दिया तो फिर भाषा आप अपने आप सीख जाते हैं। तो जो ये उत्तर और दक्षिण के मध्य में भी भाषाई विवाद है, इसका भी असली कारण अंग्रेजी ही है। तमिल और हिंदी में आपस में नहीं लड़ाई है। ये तो मुझे बात ही बड़ी अजीब लगती है कि एक भारतीय भाषा बोल रही हो कि उसे दूसरी भारतीय भाषा से खतरा है। अरे बाबा, तुम सबको एक साथ खतरा है। तमिल हिंदी से क्या डर रही है? तमिल हो, हिंदी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, ये सब एक साथ खतरे में है। ये सब भाषाएं आपस में बहनें हैं और इन सब भाषाओं को एक साथ खतरा है। लेकिन वही जो हिंदुस्तान में हमेशा से होता रहा है, हम आपस में लड़ते रहे हैं और इसका फायदा बाहर वाले उठाते रहे हैं। तो तमिल हिंदी में खतरा देख रही है और इसका फायदा मिल रहा है किसी और को। और सबसे खेद की बात कि तमिल जब हिंदी का विरोध करते हैं तो उससे तमिल को भी कोई लाभ नहीं हो जाता। तो थोड़ी इसमें हमें वयस्कता की ज़रूरत है, थोड़ी खुली सोच की ज़रूरत है, और उत्तर भारतीयों को इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि तमिलनाडु से जो विरोध उठता है वो अकारण नहीं है। जब तक आप उत्तर भारत में एक स्थिति नहीं पैदा करते जहां
दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखना संभव हो सके, तब तक दक्षिण भारतीय भाषाओं को संदेह रहेगा ही, उन्हें खतरा रहेगा ही कि हमारे खिलाफ देखो यहाँ अन्याय किया जा रहा है। आपस का मुद्दा है, मिल बैठ के सुलटाया जाए। वही हालात क्यों पैदा कर रहे हो जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? कहिए और कुछ जी। हाँ अच्छा जी, मैं एक राजस्थान के छोटे शहर से हूँ और शुरू में मैंने 10वीं 12वीं कक्षा तक हिंदी में ही पढ़ाई की और मैं विज्ञान और गणित में काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बट मेरा अंग्रेजी और ये सब की वजह से काफ़ी पढ़ाई में पीछे हो जाता था और मतलब रैंक केवल अंग्रेजी की वजह से पीछे हो जाती थी। शुरू में मेरे माता पिता ने मेरे को अंग्रेजी मीडियम में डालने की कोशिश की थी, क्लास कक्षा 3 में के आसपास। तो मैं फ़ेल हो गया था इस स्कूल की पढ़ाई में और मैं काफ़ी खुश था क्योंकि उस स्कूल में गणित और विज्ञान बहुत ही घटिया स्तर की पढ़ाई जाती थी मुकाबले जो हमारा हिंदी मीडियम स्कूल था। तो मेरे को ये काफ़ी खुशी थी कि अब मैं चैन से ये पढ़ पाऊँगा। उसके बाद मैं आईआईटी के लिए तैयारी शुरू की। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो संघर्ष और स्ट्रगल था वो ये था कि जो किताबें थीं वो सारी अंग्रेजी में थी। तो पहले मैं जो फिजिक्स और उनकी किताबें भी पढ़ता था वो डिक्शनरी लेके पढ़ता था, तो मतलब मेरा काफ़ी समय उसको समझने में लगता। धीरे धीरे वो आ गई समझ में, तो मैं अंग्रेजी किताबें पढ़ के समझ पाता था कि विज्ञान। फिर मेरा आईआईटी में भी चयन हो गया। तो मेरे को 1 साल लगा आईआईटी में वहाँ के जो सिस्टम था, अंग्रेजी सिस्टम, उसके साथ कोप अप करने के लिए। जैसा कि आप बोल रहे थे कि और वहाँ पे एक सब्जेक्ट भी रखा गया था जो अंग्रेजी सिखाने के लिए था, जो छात्र अंग्रेजी नहीं जानते थे। पर वो सब्जेक्ट ऐसा था कि वो अंग्रेजी सिखाने के लिए तो बहुत ही हाई फाई लेवल का अंग्रेजी था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पीछे हो गया था। तो अगर ये ना होता, मैं सोचता हूँ अगर ये 1 साल बर्बाद, तो क्या पता मैं और अच्छे से मतलब पढ़ पाता सब्जेक्ट को और समझ पाता अच्छे से। और मतलब ये चीज़ वही जीडीपी वगैरह की बात करते हैं देवेश जी। अगर कुछ अच्छे रिसर्चर हों जो कि ये गणना कर पाएँ कि हमारी भाषाई हीन भावना और मूर्खता के कारण भारत को आर्थिक कितना नुकसान हो रहा है जीडीपी के तौर पर भी, तो एक ज़बरदस्त आंकड़ा आएगा। आप अकेले नहीं हैं जिसका 1 साल खराब हुआ। पता नहीं कितने प्रतिभावान लोग होंगे जिनको वो स्थान, वो स्तर नहीं मिलता जिसके वो अधिकारी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ी में उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। और ये कोई गुनाह हो गया क्या कि अंग्रेज़ी में पकड़ मजबूत नहीं है? भाषा ही तो है, भाषा ही तो है। किसी को संस्कृत ना आती हो तो हम उसको नीची नज़र से नहीं देखते। यहाँ कितने लोग बैठे हैं साहब जिनको रशियन आती है? किसी को नहीं आती। अब रशियन नहीं आती तो मैं ये तो नहीं कहने लग गया कि तुम गिरे हुए आदमी हो, पर यही अंग्रेज़ी ना आती हो तो तुरंत ही हो जाता है कि अरे इसके साथ कुछ ठीक नहीं है। दूसरे ही नहीं बोलते, जिसको नहीं आती उसको भी दिल में ये बात बैठ जाती है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए ना कितने सारे पर्चे चिपके होते हैं दीवालों पर, अंग्रेज़ी बोलना सीखें। और ये अलग बात है कि जो अंग्रेज़ी बोलना सिखा रहे हैं उनको ना अंग्रेज़ी आती ना हिंदी आती। कितने ही लोग इसी धंधे में लगे हुए हैं कि वो अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं और लोग साल साल 2-2 साल अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। करोगे क्या? आप समझ रहे हैं बात को? ऐसे संस्थान जिनके छात्र 98-99% भारत में ही नौकरी करने वाले हैं, उनकी भी प्रवेश परीक्षाएं किस भाषा में हो रही हैं? अंग्रेजी में हो रही हैं। ये बात समझ में आने लायक नहीं है।
और अंग्रेजी सिर्फ माध्यम भर नहीं है, यही नहीं कि मैथमेटिक्स इज बीइंग टेस्टेड इन इंग्लिश, कि सवाल गणित का या लॉजिक का है, पूछा अंग्रेजी में जा रहा है। इंग्लिश एज सच, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज बीइंग टेस्टेड। एक पेपर ही इंग्लिश का है, आपसे कहा जा रहा है अंग्रेजी के पर्चे में उत्तीर्ण हो जाइए, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। और वो कोई वैकल्पिक विषय नहीं, अनिवार्य कंपलसरी विषय है कि पूछा जाए कि साहब इस संस्थान में प्रवेश लेने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, तो कहा जाएगा कि गणित, लॉजिक और अंग्रेजी। अंग्रेजी का एक अलग पर्चा ही है, अंग्रेजी का एक अलग पर्चा है, और गणित और लॉजिक भी किस भाषा में जांचे जा रहे हैं? अंग्रेजी में जांचे जा रहे हैं। ये मूर्खता है भाई। भाई केस मेथड से पढ़ाई होती है, लॉ में होती है, मेडिसिन में होती है, मैनेजमेंट में होती है ना। मुझे बताइए केसेस हिंदी में, बंगाली में क्यों नहीं लिखे जा सकते? उड़िया में केस लिखा होगा तो केस में कोई हीनता आ जाएगी? कहिए, एक मैनेजमेंट केस है जो किस में लिखा हुआ है? उड़िया भाषा में। तो उस केस में कोई हीनता आ गई, उसमें कोई कमजोरी आ गई, उसको पढ़ने से कोई बात अब समझ में नहीं आएगी छात्रों को। पर वो केस भले ही हो पंचायती राज के बारे में, या आंख की किसी बीमारी की नई दवाई पर शोध के बारे में, वो लिखा अंग्रेजी में ही जाएगा। क्यों भाई? शंकर नेत्रालय पर एक केस था, शंकर नेत्रालय जानते हैं ना, उस पर एक केस था, मैंने पढ़ा हुआ है, वो अंग्रेजी में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है अंग्रेजी में भाई? शंकर नेत्रालय का अंग्रेजी से क्या लेना देना है? लेकिन अजीब सी गुलामी चित्त में बैठ गई है, वो सब कुछ जो भारतीय है हमको बहुत बुरा लगता है, वो सब कुछ जो भारतीय है उससे हमें घिन सी आती है। जहां हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारी मिट्टी का और भारत का दूर का भी लेना देना हो, हम बोलते हैं हटा, रद्दी। अच्छा एक बात बताओ, दो लोगों के बीच में संपत्ति को, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? जवाब तो दो। कानपुर के चंदूलाल और इंदौर के बंदूलाल, इन दोनों के बीच में मुकदमा चल रहा है एक मकान को लेकर के, और न्यायालय में उस पर जिरह किस भाषा में हो रही है? ये गजब हो गया। समझ में ना चंदूलाल को आ रही ना बंदूलाल को आ रही। मुझे तो लग रहा है इस ऑनर को छोड़िए, बोलना नहीं चाहिए। वकीलों को भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ पता नहीं, और चल रहा है। देश का समय नहीं खराब हो रहा है इसमें? बोलिए। देश की प्रतिभा पर आघात नहीं हो रहा है ये? और हम सवाल भी नहीं उठाते, हम कहीं पूछते भी नहीं। भारतीय इतिहास अंग्रेजी में क्यों पढ़ा रहे हो? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? वो खड़े हो जाएंगे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। अरे दादा, मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहा हूं, वो मुझे इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्यों पढ़ा रहे हो? वो कहेंगे क्योंकि जो भारत के महान इतिहासकार हैं उन्हें हिंदी से नफरत थी तो उन्होंने ही सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। अजीब बात। जैसे कि हिंदी में लिखेंगे तो इतिहास लिखने में पक्षपात हो जाएगा। अभी एक देवी जी हैं, उनका नाम शायद होगा सहगल, उपनाम। देख रहा हूं तो उन्होंने लिख रखा है सीगल। समझ में आ रहा है कि आप
को चिड़िया बनने का बहुत शौक है, लेकिन सहगल सीगल हो गया। भाषा बदली, सब कुछ बदला। बंदी बदल गई, सहगल सीगल हो गया। अब बताओ पुराना कुछ बचा क्या? हम कहते हैं ना कि इंडिया इज नॉट कमिंग इनटू इट्स ओन, कि भारत जग ही नहीं रहा है। भारत तब तक नहीं जगेगा जब तक उसे उसी की भाषा में लोरी नहीं सुनाई जाएगी। एक लोरी होती है जो सुलाती है, भारत को वो लोरी चाहिए जो उसे जगा दे। वो लोरी तो उसी भाषा में होगी जो हमारी है। और फिर देखिएगा कि भारत के पास दिमाग है कि नहीं, प्रतिभा है कि नहीं। फिर देखिएगा कि हम भी नई खोजें, नए आविष्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो सब काम अंग्रेजी में नहीं होने वाला। फिर हर मोहल्ले से पेटेंट निकलेंगे। एक बार आप हिंदी का ताल्लुक रोजगार से, उच्च शिक्षा से जोड़ो तो सही, फिर देखो। अभी तो हमने एक अनावश्यक बंधन, एक अनावश्यक अड़चन खड़ी कर रखी है, जैसे कि कोई पहले से ही कमजोर हो और तुम उसके ऊपर एक बोझ और डाल दो। शिक्षा व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है, स्कूलों की हालत जर्जर है, शिक्षक बेईमान है आधे, और उस पर तुमने एक ऐसा विषय लाद दिया है जो छात्रों के लिए बिल्कुल दुसाध्य है। हटा के देखो, मामला जरा हल्का करके देखो कि भारत में प्रतिभा है कि नहीं, कि भारत सरपट भागता है कि नहीं। जीडीपी जीडीपी करते रहते हो, फिर देखना कि जीडीपी ग्रोथ रेट में भी कम से कम 2% का इजाफा होता है कि नहीं होता है। चीन साल दर साल 9-10% की विकास दर हासिल कर पाता क्या अगर वहां सारा कामकाज अंग्रेजी में हो रहा होता? सोच के देखो, हो पाता? 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनकी सारी ऊर्जा तो व्यय हो जाती सबको अंग्रेजी सिखाने में, और कोई उनको फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो अभी जब ओलंपिक्स हुए थे चीन में, तो एक आपत्ति ये भी उठाई जा रही थी, इनको अंग्रेजी तो आती नहीं, बाहर से इतने लोग आएंगे, घूमना फिरना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, 6 महीने लगाए और कुछ हजार लोगों की फौज खड़ी कर दी जिनको अंग्रेजी आती थी। बोलते जितने भी बाहर से लोग आएंगे ओलंपिक्स के लिए, उनसे व्यवहार ये लोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज का उपद्रव नहीं, अपनी भाषा सारा काम चलता है। हमारे भीतर ये भावना डाल दी गई कि तुम्हारी भाषा तो किसी काम की नहीं, इस भाषा में जियोगे तो मर ही जाओगे, नंगे मरोगे।